बच्चों, हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर जो था हिस्ट्री का, क्योंकि हम लोग बता दें आपको, जो जो लोग नए हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है हिस्ट्री का। जो भी बच्चे शुरू से नहीं देख रहे हैं वो शुरू से एक बार देख लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाए। अब जो सेकंड पार्ट है, अभी हम लोग नेपोलियन की बात तक ख़त्म किए थे कि नेपोलियन ने किस तरह से नेशनलिज्म की भावना को पूरे अराउंड द वर्ल्ड फैलाया, मतलब यूरोप में ही सब जगह पर फैलाया। उसने क्या क्या पॉलिसीज़ लाई ताकि जो है जनता जो है उसके प्रति बहुत आशावादी बन गई थी। बाद में फिर अपने ही पड़ोसी को रिप्रेसिव बना दिया, एक्सप्लॉइटेटिव बना दिया, तो अंत में जा कर के वो इनफेमस होने लगा। ठीक है। तो वैसे और भी जो देश थे, कंजर्वेटिव्स जो लोग थे यूरोप के, जो नेपोलियन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, उनको हराना चाहते थे, तो ऑस्ट्रिया, पर्सिया, है ना, ब्रिटेन, रसिया, ये सब मिल करके उनको नेपोलियन को हराने की मतलब व्यवस्था करते हैं और हरा भी देते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कब हराते हैं। अब ये जो सेकेंड पार्ट है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। अगर अब देखिए, अब जो है सबसे पहले आपको ये शुरू में ही था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप में ये टॉपिक पहला ही टॉपिक था। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसा था यूरोप पहले? कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या क्या था यूरोप में, तो पढ़ते हैं हम लोग यूरोप में क्या था, कैसा था। तो आज जो हम नेशन स्टेट देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, बेल्जियम देख रहे हैं, फ्रांस देख रहे हैं, नॉर्वे देख रहे हैं, स्वीडन देख रहे हैं, पोलैंड देख रहे हैं, इटली देख रहे हैं, यूनिफाइड है, ब्रिटेन यूनिफाइड है। तो इस तरह से नहीं था भाई। ठीक है। पहले कैसा था? तो पहले जो था वो बटा हुआ था क्षेत्रों में, और रूल करता था उस समय हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो रूल करता था, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे जिनका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर था। सेम एक कॉमन आइडेंटिटी से बिल्कुल नहीं जुड़े थे। ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, अलग अलग दो भागों में अलग अलग संस्कृतियाँ थी। ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर चूँकि ऑस्ट्रिया हंगरी पर राज करता था, और उनके अंडर रीजन आता था, जैसे एल्पाइन रीजन है, टायरोल रीजन है, ऑस्ट्रिया है, स्टुटलैंड है, बोहेमिया है। तो इन सब जगहों पर एरिस्टोक्रेसी थी, और जर्मन ज़्यादातर ये लोग बोलने वाले थे। ठीक है। और इटली वाले बोलने वाले भी कुछ लोग थे, जैसे लोम्बार्डी है, वेनेटिया है, हंगरी है, ये सब लोग बोलते थे लोम्बार्डी। और हंगरी में आधा पॉपुलेशन तो मैगर भाषा बोलता था। और गैलिसिया में जो लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो भी यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग जीने रहने खाने पीने की मतलब डिफरेंसेस थी। सब अलग अलग तरीक़ों से रहते थे, और अलग अलग राजा द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन सब को कलेक्टिवली बाइंड करने का काम किया नेशनलिज्म ने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अंत में पूछता है, यानी फिर बता देते हैं, द होल यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल किंगडम्स एंड कैंटन्स विच इज रूल्ड बाय द डिफरेंट रूलर्स, एंड they follow their different cultural tradition, customs, and have their different languages. So there is no any commonness feeling between them. After the after the advent of nationalism, slowly the most of the country became collective identified as a nation state. ठीक है। क्वेश्चन एक पूछ रहा है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज, तो कैसे आया? यही सवाल शुरू से बना हुआ है कि भाई राष्ट्रवाद कैसे आया, क्यों आया, नेशन स्टेट कैसा बना है। पूरे चैप्टर में हम लोग को वही ही पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोप जो था वो सोसाइटी कैसा था। तो यूरोप में दो बड़े वर्ग थे। ठीक है। फ्रांस में हम लोग 3 पढ़े थे। ठीक है। फ्रांस में उस समय और डिटेल में पढ़े थे, तो उसमें नोबल था, क्लर्की था, और थर्ड स्टेट था। लेकिन हम एवरेज में बांटे तो 2 ही वर्ग थे, एक था एरिस्टोक्रेसी और एक था पीजेंट्री, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, जो मर्चेंट लोग होते हैं, ट्रेडर लोग, वो। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी इनको इलाइट लोग कहा जाता था। ठीक है ना, लॉर्ड करके इनको पुकारा जाता था। तो ये डोमिनेंट क्लास थे, और सारा पावर इन्हीं के हाथ में रहता था, और सरकार में भी इनका हस्तक्षेप रहता था बहुत ज़्यादा। ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। ये आपस में सोसाइटी के हाई क्लास में मेंटेन करते थे। इनका फैमिली शादी संबंध से आपस में जुड़ा हुआ था।
ठीक है। तो इनका जो पॉपुलेशन चूँकि कम था लेकिन ये वर्चस्व ज़्यादा रखते थे, तो इस तरह से जो है 2 भागों में बँटा हुआ था। और बाकी जो दूसरा भाग था वो गुलामी, बेरोज़गारी, है ना, एक्सप्लॉयटेशन में गुज़ार रहे थे अपना जीवन। किसान थे उसमें, ठीक है, जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, मैकेनिक है, ट्रेडर है, ये सब लोग थे। तो एक एक तरफ हो गया एरिस्टोक्रेसी, लाइट लोग, और एक तरफ हो गए गरीब लोग, ठीक है। तो 2 क्लास में बँटा हुआ था। उसके बाद फिर अब जो है आगे पढ़ते हैं कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब बढ़ते चला गया, तो धीरे धीरे ये जो एग्रीकल्चर फार्म से निकल के लोग कहाँ चले गए, खेती कर से निकल के ये सब काम करने लगे। क्या काम करने लगे भाई, ये सब इंडस्ट्री जब बन रहा था उसमें अपना रोज़गार ढूंढने लगे और काम करने के लिए चले गए। तो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई भी करने लगे, धीरे धीरे ज्ञान आने लगा, इनके पास एजुकेशन आने लगा। तो ये जो क्लास था, एक नया क्लास डेवलप हुआ जिसको न्यू मिडिल क्लास कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा संख्या में हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास थोड़ा पैसा भी था, थोड़ा नॉलेज भी था, और इनके पास जो अधिकार नहीं मिले हुए थे उन अधिकार का डिमांड करने का कारण भी था, क्योंकि वो इक्वली इनको ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। तो एक नया वर्ग निकला जिसका नाम था न्यू वर्किंग क्लास। इसमें इंडस्ट्रीज लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सब लोग शामिल थे, ठीक है। पढ़े लिखे लोग भी थे इसमें, क्योंकि भाई कमा रहे हैं तो भाई बच्चों को शिक्षा भी देंगे। उसी प्रकार से फिर 2.2 में है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो लिबरलिज्म, अब इन्हीं लोग, यही लोग जो हो गए ना, जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, तो वो अब चिंता करना, क्रांति कहीं भी होता है तो याद तो मिडिल क्लास ही करता है भाई। अमीरों को मतलब नहीं, गरीबों को फुर्सत नहीं, ठीक है। गरीबों को चिंता नहीं, फुर्सत तो खैर मिडिल क्लास को नहीं रहता है, लेकिन मिडिल क्लास वाले लोग ही ज़्यादा संख्या में रहते हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज उन्हीं का रहता है, इसलिए ज़्यादा जो क्रांतियाँ हुई है वो मिडिल क्लास के लोग ही किए हैं। तो इनमें एक वर्ड आता है लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म, यानी लिबरलिज्म जो होता है, लिबर से निकला है, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रतावाद। तो ये जो यूरोप में जो था अर्ली 19th सेंचुरी में, ये जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, वो फैलने लगी, ठीक है। तो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो समझ गए कि भाई लिबरलिज्म का मतलब फ्रीडम होता है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। सरकार अपने मर्जी से नहीं चलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लिबरलिज्म था, तो उसमें था कि एरिस्टोक्रेसी से हमें आज़ादी मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, ठीक है, ये बस इतना था। और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था उनका अधिकार मिले, ये लिबरलिज्म फ्रांस में था। तो इन लोग भी उसी तरह से मतलब निकालते हैं पर्सनल लेवल पे। इन लोग बोलते हैं कि लिबरलिज्म का मतलब है कि भाई सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए, इक्वलिटी दिया जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ था। फ्रांस में रोबेस्पेरी के समय सबको वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में जब नेपोलियन आया तो आया था, तो वही आदमी वोट दे सकता था जो टैक्स पे करता हो, और औरतों को इनसे तो बाहर ही रखा गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें बहुत सारा डिमांड होता है। इस नेपोलियन कोड के तहत उसने तो लिमिट कर दिया था, ठीक है। अच्छा, लिबरलिज्म का जो है इकोनॉमिक स्फेयर में, यानी कि एक तो इंडिविजुअल हो गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा हो गया पॉलिटिकली, यानी कि सबको मतलब वोट देने का अधिकार दिया जाए, मेन और वुमेन का जो राइट्स हो इक्वल हो, ठीक है, औरतों को भी अधिकार दिया जाए। इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है। इसमें मार्केट का फ्रीडम, यानी कि मार्केट का फ्रीडम का मतलब है कि जो बाज़ार हो उसमें बिल्कुल आज़ादी दो, कोई भी सामान मार्केट में बेच, कोई भी व्यापारी मार्केट में अपना सामान ला सके, बेच सके, खरीद सके उसको। और स्टेट भी क्या करती थी, रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कि भाई आप ये सामान नहीं ला सकता, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, आप लाइएगा। तो उस सब चीज़ को ख़त्म किया गया, ठीक है। उसके बाद मिडिल क्लास का डिमांड बढ़ते चला जा रहा था, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, और इस तरह से डिमांड बढ़ने के कारण प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था ही, उस समय आ चुका था तब तक, ठीक है। तो उसके बाद लिबर्टी का मतलब, इकोनॉमिकल लिबर्टी का मतलब होता है फ्री ऑफ ट्रेड, फ्री ऑफ मार्केट, टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स,
एवोल्यूशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये सब चीज़ आता है आपको इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन में। तो भाई व्यापार करने में दिक्कत क्या था कि जर्मनी में कर बात करें पार्टिकुलरली जर्मनी का, तो नेपोलियन जर्मनी जो था वो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब जर्मनी पर अटैक किया था, कब्जा किया था नेपोलियन ने, तब उसको कॉन्सोलिडेट करके इकट्ठा करके 39 स्टेट में बांट करके छोड़ दिया था। ठीक है, 2 बड़ा पार्ट बन गया था, एक ऑस्ट्रिया एक पर्शिया। आगे आगे उसका यूनिफिकेशन पढ़ना है। तो अब जो है मान लेते हैं कि 39 स्टेट है, ठीक है, हर एक स्टेट का 39 स्टेट का अपना अपना करेंसी और अपना अपना वेट्स और मेजर था। एक एग्जाम्पल के तौर पे 1833 में 1833 में एक आदमी अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है अपना सामान बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से पास करना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि 11 से करेगा और हर बैरियर पर 5% उसको टैक्स देना है। तो जो सामान वो 100 रुपये में खरीदेगा तो 5% टैक्स दिया एक जगह, तो 105 रुपये का हो गया। फिर 5% दिया तो फिर 110 रुपये का हो गया। बढ़ते बढ़ते सामान कितना महंगा हो जाएगा जब वो अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। वेट्स ऑफ मेजर भी कहीं पर भी अलग अलग थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कपड़ा नापने, जैसे हम लोग मीटर में नापते हैं, वो लोग इल्ले में नापते थे, ELLE। पूछता है 1 नंबर में व्हाट इज इल्ले। तो अगर इल्ले का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक इल्ले का मेजरमेंट, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो वहाँ पर एक इल्ले बराबर एक जगह पर फ्रैंकफर्ट में था 54.7 सेंटीमीटर, मेंज में था 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रेडीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो इतना सारा जो डिफरेंसेस रहेगा तो ट्रेड करने में दिक्कत आएगा ही। तो इस सब चीज़ को दूर करने के लिए 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका नाम जर्मन भाषा में ज़ोल्वरीन कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि वाई वाज ज़ोल्वरीन फॉर्म्ड, ठीक है, क्यों बनाया गया था उसे। ठीक है, तो ज़ोल्वरीन ने क्या कर दिया, पर्शिया के इनिशिएटिव में पर्शिया की मदद से ये बनाया गया और उसने सारा ट्रेड बैरियर को ख़त्म कर दिया, है ना। 32 करेंसी था, उसको चेंज करके मात्र 2 पर ला के सीमित कर दिया। रेलवे वेलवे का डेवलपमेंट किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आगे चल करके यूनिफिकेशन प्रोसेस में सहायता मिली। तो ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आता है तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, कान में हेडफोन लगा के सुनते रहिए। अब 2.3 का टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अभी तक तो अभी जो धीरे धीरे जो लिबरल लोग जब जाग रहे थे, पहले कौन आया, पहले 2 वर्ष शुरू से पहले समाज जो था वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। समाज जो था 2 वर्गों में बटा हुआ था। एरिस्टोक्रेटी, जिसको इलाइट वर्ग बोलते थे, और एक था पिजेंट्री, गरीब लोग उसमें आते थे। ठीक है, और जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक नया वर्ग आया जिसका नाम क्या पड़ा, मिडिल क्लास। तो वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे और रेडिकल स्वभाव के थे। पढ़ लिख जाने पर अपने अधिकार की मांग कोई भी इंसान करता है, तो ऐसे लोगों ने अपने राइट्स की मांग की। तो इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स और एक इकोनॉमिकल राइट्स, तो ये तीनों के बारे में पढ़े। राइट की जगह पर आप लिबरलिज्म लगा दीजिए, है ना। इंडिविजुअल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, ये 3 चीज़ वो डिमांड कर रहे थे। तो इनको देख करके कंजर्वेटिव्स लोग पहले से थे। कंजर्वेटिव मतलब ऐसे लोग जो पुरानी धाराओं को मानते हैं, पुरानी व्यवस्था को मानते हैं। ऐसी कंजर्वेटिज्म का मतलब ऐसी फिलोसफी, ऐसे दर्शन शास्त्र से है जो परंपराओं पर, पुरानी सभ्यताओं पर वो ज़्यादा ध्यान देती है, पुरानी रीति रिवाज को ज़्यादा मानती है। वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, बस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहिए, हमको कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं। जैसे आजकल के हमारे बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, पुराने ज़माने में जीने वाले लोग, पुरानी कुप्रथाओं को अपनाने वाले लोग, वैसे लोगों को कंजर्वेटिव सोच के लोग कहते हैं। तो ऐसी विचारधारा के लोग थे। रेडिकल लोग थोड़ा नए विचारधारा के लोग थे, न्यू लोग थे। तो इन लोगों ने, कंजर्वेटिव लोग ने भाई क्या किया कि नेपोलियन जब हार गया 1815 में, ठीक है, क्यों हारा था, कैसे हारा था, वो आगे बस इसी के बाद है, पढ़ाएंगे। तो उसके बाद कंजर्वेटिव को मानना था ये कि अगर मान लेते हैं कि सोसाइटी को दोबारा से वैसा ही बनाना है, मोनार्की बनाना है, और चर्च को और सोशल हायरार्की को प्रॉपर्टी गेन कर सके हम लोग, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ये रिवोल्यूशनरी डे है, क्रांतिकारी लोग, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है,
और ज़्यादा हमको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, नई मोनार्की दोबारा से लगनी चाहिए। इसी सब मतलब विचार में थे कि मॉडर्न आर्मी लेके हम क्या करेंगे, जो नई फेडरलिज्म जो ख़त्म कर दिया, ये सबको स्ट्रेंथन करना है। यानी ये चाहते थे कंजर्वेटिव लोग कि पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो जाए, ठीक है। तो 1815 में हुआ क्या था? 1815 में नेपोलियन को हराने के लिए 3 पावर, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सब मिल करके नेपोलियन को हरा देते हैं वियना में। सबसे पहले 1813 में हराते हैं, नेपोलियन भाग जाता है। भागने के बाद 2 साल बाद फिर दोबारा आता है, फ्रांस में अपनी आर्मी को फिर से मजबूत करता है, फिर से लड़ाई होता है वाटरलू की, और इसमें हार जाता है। तो उसको क्या था, ब्रिटेन के, है ना, एक आइलैंड पे, सेंट हेलेना आइलैंड पे उसको भेज दिया जाता है। और अंतिम समय में मतलब कहा जाता है कि स्टोमक कैंसर से, है ना, उसकी मौत हो जाती है। तो नेपोलियन का चैप्टर यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। और जब नेपोलियन जब ख़त्म हो जाता है तो फिर आर्क ड्यूक जो होता है ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय शक्तिशाली, यूरोप में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, तो वो क्या करता है, वियना में एक मीटिंग बुलाता है कंजर्वेटिव्स, जितने कंजर्वेटिव थे सबकी। तो इसी को वियना ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस 1815, ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस 1815 इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो नेपोलियन वार के बाद अब रीडू कर देता है। रीडू मतलब एक होता है ना कंप्यूटर में अनडू, तो अनडू कर देता है। यानी कि सबसे पहले इसका प्रावधान था कि सबसे पहले जितना नेपोलियन राष्ट्र जीता है, जितना रूल रेवोल्यूशन लगाया है, सबको दोबारा से रिवर्स कर दो। ये इस संधि में तय होता है, इस ट्रीटी में तय होता है। फ्रांस में बुर्बोन डेंसिटी का पहले शासन था, दोबारा से वहाँ पर उसी वंश के राजा को वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। और फ्रांस एक्सपेंशन न कर सके फ्यूचर में, इसीलिए उसके चारों तरफ बाउंड्री घेर दिया जाता है। नीदरलैंड बेल्जियम को, जो पहले नीदरलैंड बेल्जियम एक था, उसको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे राष्ट्रों को दूसरे दूसरे जैसे जीतने पर ऑस्ट्रिया, पर्सिया और ब्रिटेन जीतता है, तो फ्रांस का जीता हुआ बहुत सारा पार्ट ले लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन 39 स्टेट को वैसे ही रहने देता है, उसको छोड़ देता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। तो नेपोलियन ने जो भी क्रिएट किया था उसको रीडी करने का इसका मेन इंटेंशन था। कंजर्वेटिव 1815 के बाद पूरा एट्रोक्रेटिक बन जाता है, और बिल्कुल वो चाहता है कि हम क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितने क्रांतिकारी है सबको कर्ब करो, सबको मार दो। इसलिए वो सेंसरशिप लगा देता है और तरह तरह के नियम बनाता है ताकि फ्रीडम स्ट्रगल, लिबर्टी का कोई आवाज़ ना उठा सके, ठीक है। ये आपको पेंटिंग में दिख रहा है, एक क्लब ऑफ थिंकर एनोनिमस, मतलब क्लब ऑफ थिंकर में विचारक लोग हैं, सब बैठ करके आपस में विचार कर रहे हैं, कांग्रेस और वियना में क्या सही था क्या गलत था, उसी पर आपस में चर्चा कर। जो फ्रेंच, लेकिन देखिए कितनों कंजर्वेटिव लोग अपना जोर शोर लगा देते हैं। ब्रिटेन सॉरी इंडिया में भी जब हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो हमारे क्रांतिकारी लोग पर बहुत पाबंदियां लगाई गई। मतलब फिर भी क्रांतिकारी गतिविधि रुकती है क्या? नहीं रुकती है। एक बार जो मसाल जग जाती है, भारत सॉरी मात्र प्रेम हो जाता है अगर किसी से, देश से, तो फिर वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसा ही जो लिबरलिज्म का स्वाद जो चख रखे थे नेशनलिस्ट लोग, रेडिकल लोग, वो चुप बैठने वाले नहीं थे। हाँ, डर तो गए थे क्योंकि कंजर्वेटिव लोग उसको बुरी तरह से सप्रेस करते थे, ठीक है। तो क्रांतिकारी ऐसे ही थे जो सीक्रेट सोसाइटीज़ चला रहे थे, ठीक है। तो कांग्रेस ऑफ वियना में तो हो चुका था सब कुछ, रिवर्स हो गया सब कुछ, सब जगह मोनार्की लग गया, सब जगह कंजर्वेटिज्म चालू हो गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है। तो उसी में से एक नाम आता है, इटली के रहने वाले थे गैसिपी मेजनी, ठीक है। जियोना में इनका जन्म हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट गैसिपी मेजनी, तो लिखिएगा गैसिपी मेजनी कहाँ के थे? क्रांतिकारी थे, इटली के, ठीक है, जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। 1807 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कार्बोनराई सीक्रेट सोसाइटी के ये मेंबर थे। 24 साल की उम्र में इन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये लिगुरिया पर क्या करना चाहते थे, वहाँ पर क्रांति करना चाहते थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली मर्सिलीज में और यंग यूरोप बर्ने में। पूछता है कि इनके द्वारा बनाई गई 2 मतलब सोसाइटी का नाम बताइए, था यंग इटली मर्सिलीज और यंग यूरोप बर्ने में, ठीक है। तो इनकी विचारधारा को मानने वाले लोग पोलैंड, फ्रांस, इटली सब जगह से इनसे जुड़े हुए थे, और सीक्रेटली क्या करते थे, ये लोगों को समझाते थे अपने लेखन के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, जो क्रांति की जो है मतलब कंजर्वेटिज्म के खिलाफ लड़ना
और देश को यूनिफाई करना इनका अंतिम लक्ष्य था और उनके लिए बहुत सारे नवयुवक इनसे प्रेरित होकर के इनके साथ जुड़ गए थे। जिस तरह से गांधी के साथ पूरी जनता जुड़ गई थी उसी प्रकार से, ठीक है। तो इनकी हरकतों को देख करके मेटरनिक एक वाक्य बोलता है कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। बोलता है ये सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? तो मेटरनिक गैसीपी मेजनी को बोलता है कि ये जो है सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। ये आपको फिगर दिख रहा है, एक फिगर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस फिगर में क्या दिख रहा है कि गैसीपी मेजनी जो है वो 1833 में 1833 में यंग यूरोप, है ना, बढ़ने में सीक्रेट सोसाइटी का फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो वो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो पिक्चर से भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इसलिए हर पिक्चर को स्टडी करना है, उससे क्वेश्चन राइज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो सेकंड पार्ट में इतना ही था आप लोग का, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपका इतना ही था। फिर अब हम आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के ध्यान लगा करके लेक्चर सुनिए, क्योंकि इतना बैकग्राउंड हम बना देंगे, इतना आपको कंटेंट दे देंगे कि क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बारीकी से बचा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप भी एग्जाम में कुछ भी नहीं छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, 100% लगाइए अपना, है ना। गिव योर 100% एंड फॉरगेट ऑल द rubbish things in this time of exam. So very thankful to you.